हाँ जी, गुड मॉर्निंग। होमवर्क, डाउट्स? आप लोगों ने कल मुझे बताया था कि इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर में। किसने कहा था ये मुझे? किसी ने तो कहा था मुझे। मैंने चेक किया है, मतलब मैं ताना नहीं मार रही, मैं कह रही हूँ कि चेक किया था मैंने। इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट। फरवरी में होनी थी एक्सरसाइज, इंडिया ने कहा था कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जब शुरू होने लगी एक्सरसाइज तब इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया ड्यू टू रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। चलो, और किसी को कोई डाउट? जी, 1.5 आवर, 1.5 घंटा, 12 बजे। जी, चलो, किसी को कोई डाउट? हाँ जी, वो क्या है वो? हाँ 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 हाँ। ये डिपेंड करता है कौन सा फेस्टिवल है, रिलीजियस फेस्टिवल है, कल्चरल फेस्टिवल है। हाँ, मतलब ये कंफ्यूजन है थोड़ी सी, लेकिन हम ध्यान रखेंगे दुर्गा पूजा इज द फर्स्ट एशियन फेस्टिवल, क्योंकि फेस्टिवल नहीं दुर्गा पूजा बेसिकली नहीं, ये आपके एक तो ये पूजा वाला सिस्टम है सारा का सारा, जिसमें काफी सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, कई सारे पंडाल वगैरह लगते हैं। जो वो वाला है उसमें रिलीजियस फेस्टिवल है, वो मतलब रिलीजन के हिसाब से मनाया जाता है। ये रिलीजन नहीं है, मतलब जो हिंदुइज्म है उसमें दुर्गा पूजा है, बट सारे हिंदू दुर्गा पूजा नहीं मनाते। तो हल्का से ही थोड़ी सी क्लैरिटी रखनी है हम लोगों को दिमाग में। चलो, और बताओ, और किसी को कोई डाउट? होमवर्क क्या दिया था? हाँ हाँ, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। ओके, कितनी रिवर्स का हम लोगों ने देखा था कि हमें इंटरलिंक करना है इन्हें? 5। फर्स्ट गंगा एंड दमन गंगा एंड पिंडर गंगा, पिंजार, दमन गंगा एंड पिंजर। पिंजार क्या होता है? सेकेंड पार, तापी, नर्मदा, 3 रिवर्स हैं टोटल। नर्मदा रिवर का सोर्स क्या है? अमरकंटक प्लेट्यू, सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मध्य प्रदेश। ठीक है, तापी का सोर्स क्या है? तापी, सतपुरा, नर्मदा, तापी, सोन, इन 3 रिवर्स का जो सोर्स है वो है आपका अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक बात है, मैं एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ, बताना मुझे सही गलत है। नर्मदा फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्यास एंड सतपुराज। सही है। दूसरी स्टेटमेंट, तापी रिवर फ्लोज साउथ थ्रू द सतपुरा रेंज। ठीक बात है। नर्मदा, थर्ड स्टेटमेंट, नर्मदा रिवर फ्लोज to the Arabian Sea, Gulf of Khambat. It flows toward Arabian Sea, but it does not fall into Gulf of Khambat. Gulf of Khambat में कौन सी रिवर जाकर गिरती है फिर? लूनी रिवर तो कहीं जाती ही नहीं है। होमवर्क लिखो, नर्मदा रिवर फॉल्स इनटू द खंबात, गल्फ ऑफ खंबात और नॉट। एटलस में देखकर आना इसको। इज नर्मदा रिवर फॉल्स इनटू गल्फ ऑफ खंबात और नॉट? जी जी, बहुत सारों की है ये, समर सीम टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की भी है। नहीं नहीं, ये ना समर्थ हो गया, समृद्ध हो गया, ये ऐसे नाम है जो कि ना हर मिनिस्ट्री यूज करती है। तो ध्यान रखना कि भाई स्टेटमेंट दी क्या हुई है,
और अगर उसमें दोनों ही मिनिस्ट्री है तो फिर वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका, तो वो पेपर से भी हल्का सा उसमें आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, और क्या दिया था? अच्छा, पार तापी नर्मदा हो गया, और गोदावरी कृष्णा। क्या गोदावरी कृष्णा ऑलरेडी हम लोगों ने लिंक नहीं करी है? पहले करी थी थ्रू दी प्रोजेक्ट ऑफ, होमवर्क लिखो, पत्ती सीमा प्रोजेक्ट एंड पोलावरम प्रोजेक्ट। पत्ती सीमा, PATTISEEMA, पत्ती सीमा प्रोजेक्ट एंड पोलावरम प्रोजेक्ट। पोलावरम, POLAVARAM। ठीक है, इसको पता करके लेकर आना क्या इनमें से कोई एक गोदावरी और कृष्णा के लिए इंटरलिंकिंग के लिए हम लोगों ने बनाया था, शुरू किया था। और फोर्थ कौन सा है? कृष्णा एंड पेन्नार। ओके, फिफ्थ पेन्नार एंड कावेरी। ओके, सिक्स्थ 5 ही है। ठीक है, ओके। और कुछ होमवर्क दिया था? B3 वर्ल्ड, ये है क्या? पूछ रहे हो? होमवर्क दिया था? अच्छा, कोई नहीं। कौन सा था B3W वाला? नहीं, ये तो मुझे पता है क्या चीज है, इसके बारे में दिया गया था, ये तो हम लोगों ने कर ही लिया था। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? और तेज बोल लेते हैं। कहां तक आवाज आई है? शुरू से ही नहीं आई? क्लियर नहीं आ रही है? अच्छा, थोड़ा यार पंखों की भी ना थोड़ी सी ये सिचुएशन मेरे को लगती है कि तेज चलते हैं ना तो आवाज ऐसे बिखर जाती है। तेज बोलेंगे, कोई नहीं। माइक तो तुम भूल जाओ, ओरिजिनल आवाज में बात करेंगे। क्या करवा रही थी मैं? हाँ, B3W तो हम लोगों ने कर ही लिया था। G7 का इनिशिएटिव था, इसका ऑफशूट क्या था? ग्लोबल गेटवे प्लान ऑफ यूरोपियन कमीशन और यूनियन कमीशन। कितने बिलियन यूरोज हम लोग करेंगे इसमें खर्च? 300 बिलियन यूरोज फॉर हाउ मेनी ईयर्स? नेक्स्ट 6 ईयर्स, 2021 से लेकर 2027 तक। और कुछ दिया था? याद करने को दी थी 13 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। अरे एक तो हमने करी थी दुर्गा पूजा। चलो, मुझे उनमें से कोई 5 बताएंगे। सर आप लास्ट में जी, कोई 5। गला दर्द है आपका? इनसे आगे वाले पास कर दो। चेक शर्ट रेड। किन्हीं 5 ICH का नाम बताओ। बातें मत करो पीछे, पहले आवाज नहीं जा रही। किस किसने याद किए हैं? पेपर में भाई क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, और जिन्होंने याद नहीं करी है वो प्लीज याद कर लो। जब आप इस क्लास में ही फर्स्ट नहीं आ पा रहे हो, जब आप क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पेपर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा? लॉजिक है? सर आप मुझे बताइए, आपका नाम क्या है? आपके पीछे आपका नाम क्या है? सरल? तरन? तरन मेरे को बता दो कि 5 ICH ऑफ इंडिया। योगा, रामायण, रामायण है, रामलीला है, रामलीला, वैदिक चांटिंग, बुद्धिस्ट चैंटिंग्स, कालबेलिया, फोक सॉन्ग्स, कुंभ मेला, छाऊ डांस कहां पर है? छाऊ
उड़ीसा और कुतियत्तम संस्कृत थिएटर केरला, कर्नाटका, दुर्गा पूजा हो गया, नवरोज न्यू ईयर ऑफ कालबेलिया हो गया, कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल्स। बातें मत करो बीच में, सुनो क्या बोला जा रहा है। इनमें से क्वेश्चन अगर आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए वो। संकीर्तन, हाँ जी रुको एक मिनट सारे, हाँ जी आप बताइए। ये उड़ीसा वाला है, छाऊ का जो रीजन है दैट इज इन उड़ीसा। इसके 3 टाइप्स होते थे, वो हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन है। चलो और कुछ, और किसी को कोई डाउट? चल सकते हैं आगे, आ जाओ फिर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, इंडियन डेजर्ट कैट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, देखो नाम से क्लियर डेजर्ट कैट है, कहां मिलती होगी इंडिया में? एरिड रीजन में, थार डेजर्ट में, राजस्थान वाले एरिया में। हाँ नहीं, लद्दाख में? लद्दाख भी डेजर्ट है, सही बात है, ये भी हो सकता है, बट वो कोल्ड डेजर्ट है। ये मिलती है आपको एरिड रीजन में, थार वाले रीजन में, सभी में जगह मिलती है, तभी क्वेश्चन बनाया गया ये। पहले पढ़ो स्टेटमेंट। एन इंडियन डेजर्ट कैट हैज बीन स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी कान्हा टाइगर, इन दी पन्ना टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। फॉल्स। सेकेंड, it is in schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. शेड्यूल 1 में है हमारे ये ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जो पहली स्टेटमेंट है वो सही है क्योंकि इसी के जैसे ये न्यूज में भी था। अदरवाइज होता क्या है, ये जो डेजर्ट कैट है हमारी, ये हमें मिलती है थार डेजर्ट वाले एरियाज में, क्योंकि पहली बार ये मध्य प्रदेश वाले इस एरिया में पाई गई थी, इसीलिए न्यूज में भी थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम इंडिया में ये देखी गई है पन्ना टाइगर रिजर्व में, हम कह रहे हैं फर्स्ट टाइम ये देखी गई है मध्य प्रदेश की पन्ना टाइगर रिजर्व में। दोनों में फर्क है, ठीक बात है। आंसर बताओ जरा इसका मुझे। इनकरेक्ट पूछा है, दोनों ही करेक्ट हैं, तो आंसर क्या रहेगा आपका? डी। क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए ये है कि इसका स्टेटस IUCN में क्या है? IUCN साइट्स नहीं, वल्नरेबल ना, लीस्ट कंसर्न। डेजर्ट के लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए गवर्नमेंट लीस्ट कंसर्न्ड है, ऐसे आप याद कर सकते हो, क्योंकि डेजर्ट में रहते हैं कम लोग, लेस वोट्स, लेस ध्यान, कर सकते हैं इसको याद ऐसे। अच्छा, और देखेंगे हम लोग साइट्स के कौन से अपेंडिक्स में है ये। साइट्स के अपेंडिक्स जब IUCN में लीस्ट कंसर्न में है तो साइट्स में किस में होगा ये? सेकंड में, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में रहेगा ये। तो पूरे वर्ल्ड में इंडेंजर्ड नहीं है ये, लेकिन इंडिया में ये इंडेंजर्ड है, तभी ये कहां पाई जाती है? शेड्यूल 1 ऑफ द WPA। ठीक बात है, चलें आगे। चलो नेक्स्ट, ऐसी दिखती है ये, मतलब शक्ल तो लद्दाख वाली है इसकी, बट ये मिलती थार में है ना, व्हाइट स्पॉट्स हैं नॉर्मल दिख जाती है ये। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, ज्यादा प्यार में नहीं आना। सेकंड, माउंट मणिपुर रिसेंटली सीन इन न्यूज किस स्टेट में है? मणिपुर, मिजोरम, अंडमान निकोबार, नन ऑफ दी अबव। अंडमान एंड निकोबार, कितने अंडमान निकोबार वाले हैं जिसका नाम ही माउंट मणिपुर है? वो कहाँ मिलेगा? मणिपुर में तो नहीं है ये तो फॉर श्योर है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा कोई भी तुम्हें। मिजोरम,
कॉन्फिडेंस चेक करी थी मैं तुम्हारा यूनिक। ये अंडमान निकोबार में है। अब मुझे कौन बताएगा ये न्यूज में क्यों था? इसका नाम चेंज किया है, इसका नाम चेंज किया है, किसी का नाम चेंज करके ये किया है, ये नाम किया है। पहले क्या नाम था? एच से था, माउंट हैरियट। माउंट हैरियट एक जगह है जहां पर एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था 1851 में, जिसमें जितने भी प्रिजनर्स को इन लोगों ने कैप्चर किया था उनको अदरवाइज हम कहाँ रखते थे? सेलुलर जेल में रखते थे। अंडमान निकोबार में जो काला पानी सजा हम जिसको बोलते हैं, सेलुलर जेल है वो, बहुत फेमस जगह है वो। जब तक वो नहीं बनी थी तब तक हम लोगों को कहाँ रखते थे? किसी भी हिल पर हम उनको छोड़ देते थे, है ना। तो जो वो वाले प्रिजनर्स थे उनको हम लोगों ने कहाँ छोड़ा था? इस माउंट हैरियट पे। तो मणिपुरी लोगों को ट्रिब्यूट पे करने के लिए उस हिल का नाम हम लोगों ने क्या कर दिया है? माउंट मणिपुर, जो कि कहां पर प्रेजेंट है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर। कौन से अंडमान में? नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान? साउथ अंडमान। इंडिया में अगर अंडमान की बात करो तीन कैटेगरीज हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, एक आपका लिटिल अंडमान भी है। देयर आर 4 कैटेगरीज। Which channel divides the Andaman and Nicobar Islands? 10 डिग्री चैनल्स। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट आएंगे जरा। In which country the Ramna Kali temple is situated? वियतनाम, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर इंडोनेशिया? बांग्लादेश। और कोई तुक्का मारना चाहता हो? अब जो बांग्लादेश वाले हैं वो मुझे बताएंगे कि ये न्यूज में क्यों था? यहाँ पर वायलेंस हुई थी, इसकी रेनोवेशन की गई, दोबारा बनाया गया है इसको। हाँ, हमारे जो रिलेशनशिप है बांग्लादेश में उन्होंने 50 इयर्स क्रॉस कर लिए हैं। हम लोगों ने कौन सी एनिवर्सरी मनाई है इनके साथ? 50th गोल्डन एनिवर्सरी। 1971 इंडिया बांग्लादेश वॉर, इंडिया ईस्ट पाकिस्तान वॉर। शाबाश। तो आंसर क्या रहेगा इसका? बांग्लादेश। और न्यूज में इसलिए था क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट ने इसको वहां पर जाके इनॉग्रेट किया है दोबारा से। कैसा टेंपल है ये? हिंदू टेंपल, नाम से क्लियर है। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, टेंपल बेसिकली है ही हमारे हिंदुइज्म में। चलो नेक्स्ट आ जाओ जरा। अच्छा, बांग्लादेश में कहां पर है ये? क्वेश्चन अभी है कैपिटल ऑफ बांग्लादेश क्या है? ढाका। तो ढाका में है ये। चाहे सिटी आ जाए चाहे कंट्री आ जाए, दोनों पता होनी चाहिए हमें। आवाज आ रही है अभी तक पीछे? चलो नेक्स्ट। द कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती recently seen in news was held between India, Sri Lanka, Maldives. All of the above? पक्की बात है। हमने एक दोस्ती एक्सरसाइज वैसे भी कर रखी है। किसके साथ की थी? इंडिया एंड एक्वाबरीन का मतलब फ्रेंडशिप होता है, दोस्ती। लेकिन वो कैसी थी? वो मैरीटाइम एक्सरसाइज थी। वो सिर्फ इंडिया मालदीव्स के बीच में थी। ये जो दोस्ती है ये तीनों के बीच में है, इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका। लेकिन ये कैसी है? कोस्ट गार्ड वाली। ये आपकी है मैरीटाइम, कोस्ट गार्ड मैरीटाइम। हाँ जी, मालदीव से आपकी मैरीटाइम, मैरीटाइम। हाँ, जो एक्वाबरीन, मालदीव्स के साथ वाले का नाम था एक्वाबरीन, सेशल्स के साथ वाले का नाम था लामितीय। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? सी। अगर हम इंडिया श्रीलंका की बात करें तो कौन कौन से एक्सरसाइज हम करते हैं इसके साथ? एक है आपकी स्लाइनेक्स
श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, और दूसरी मित्र शक्ति। मैत्री किसके साथ में थी? थाईलैंड के साथ में, वो शिन्यू मैत्री थी, जापान वाले जो आप कह रहे हैं। याद है? रिवीजन हो रही है? आ जाओ नेक्स्ट। और ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि इसको एक्सरसाइज को होते हुए हम लोगों ने कितने साल कंप्लीट कर लिए हैं? 30 इयर्स। 1991 में पहली बार ये दोस्ती हम लोगों ने शुरू करी थी। कितने साल में होती है ये एक बार? एनुअली होती होगी। ये होती है 2 साल में एक बार। इसीलिए इसका अभी कौन सा एडिशन हम लोगों ने कंडक्ट करवाया है? 15th एडिशन। 15th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 30 इयर्स हो चुके हैं, तो 2 साल में एक बार हम लोग इसको कंडक्ट करवाते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ जरा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA। पहले तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, ये जो एक्ट है वो पहली बार कौन से ईयर में आया था? अभी रिसेंटली न्यूज में था ना ये। इस एक्ट के तहत बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फॉरेन वाली हैं, जो कि फॉरेन फंडिंग रिसीव करती हैं, उनको हम करते हैं रेगुलेट, ताकि कोई भी फॉरेन कंट्री हमारे को, हमारे एनजीओ को पैसा देकर हमें किसी भी तरीके से थ्रेट ना पहुंचाए। होता है ना कई बार जो फॉरेन कंपनीज हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, वो फंडिंग प्रोवाइड करती है एनजीओ को, और जो उनके एजेंडाज होते हैं वो फुलफिल करवाते हैं हमारे यहाँ पे। चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो जाए, चाहे वो टेरर फाइनेंसिंग हो जाए, उन सबको हमें रोकना होता है। इसीलिए वी नीड रेगुलेशन ऑफ द फॉरेन फाइनेंसिंग ऑफ एनजीओज। तो पहली बार ये एक्ट आया था इंडिया में 1976 में, कि अगर आपने एनजीओ खोली हुई है और आपने डोमेस्टिक फंडिंग लेनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने बाहर की किसी कंट्री से फंडिंग लेनी है तो पहले अपने आप को रजिस्टर आपको करवाना पड़ेगा। उसके क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि आपने कम से कम पिछले 3 सालों में 10 लाख रुपए लगाए होने चाहिए उस काम के लिए जिसके लिए आपने एनजीओ खोली हुई है। आप ये ना बोलो कि मैं 10 लाख रुपए लगाए हैं, मैंने 1 लाख सैलरी इस पर्सन को दी है, 1 लाख सैलरी इस पर्सन को दी है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड। तो क्राइटेरिया यही है कि जब आप रजिस्टर अपना वो करवाने जाते हैं फॉर दी फॉरेन फंडिंग, उससे पहले आपको आए हुए 3 साल हो जाने चाहिए और आपने कम से कम 10 लाख रुपए लगाए होने चाहिए उस पर्टिकुलर कॉज के लिए। ठीक बात है? अब पढ़ो स्टेटमेंट को। इट इज मैंडेटरी फॉर एनी एनजीओ और एसोसिएशन टू रजिस्टर अंडर दिस एक्ट टू रिसीव फॉरेन डोनेशंस। सही बात है। सेकेंड, इट इज इम्प्लीमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। फॉल्स। किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब मुझे कौन बताएगा FCRA 2020 के जो अमेंडमेंट्स हैं, जो कि रिसेंटली न्यूज में रहते हैं हमेशा, वो क्या है? कौन बताएगा कुछ कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस फटाफट? वो ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ SBI न्यू दिल्ली की ब्रांच में यहाँ पर आपका अकाउंट हो सकता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कैसे पैसे आएंगे? जो कि फॉरेन से आ रहे हैं। आपको डोमेस्टिकली कोई डोनेट कर रहा है तो वो उस अकाउंट में नहीं जाएंगे। एक तो पहली ये चीज। दूसरी, जितने भी आपके यहाँ पर लोग काम करते हैं उन सभी का आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है, और अगर कोई आपके यहाँ पर फॉरेनर काम कर रहा है तो उसका जो पासपोर्ट और OCI कार्ड है वो आपने रखवाना है उनसे। एक तो ये चीज। साथ में पहले सिर्फ क्या होता था, 50% ऑफ द डोनेशंस यू कैन स्पेंड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। द लिमिट नाउ हैज बीन डिक्रीज टू 20%। अगर आपको 100 रुपए आए हैं फॉरेन फंडिंग के थ्रू तो उसमें से सिर्फ 20 रुपए आप लगा सकते हो फॉर योर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। चेयर्स खरीद ली, लोगों को सैलरीज दे दी, बिल्डिंग्स बना ली, ये होते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे। एक तो ये चीज। साथ में कोई भी पब्लिक फंक्शनरी नहीं इन्वॉल्व होएगा इन मेकिंग द एनजीओज, वो उसको ओन नहीं करेगा। जिसमें आपके सारे वो पर्सन आ गए जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है,
चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, चाहे वो किसी सरकार की कंपनी में काम करते हैं, PSU में काम करते हैं। ठीक बात है। तो ये कुछ ऐसे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि हमें याद होने चाहिए, क्योंकि इनके बेसिस पर ही सरकार जो है काफी सारे NGOs के लाइसेंस को रद्द कर चुकी है। ठीक बात है। अभी रिसेंटली ग्रीन पीस जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए काम करता है, उसका हम लोग लाइसेंस रद्द किया था इसी एक्ट के तहत, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया के भले के लिए काम नहीं कर रही है और ये इन्वॉल्व है इन दी मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे का हेर फेर करने में। ठीक बात है। चलें आगे। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? 1 ओनली, ऑप्शन ए इज द आंसर। चलो नेक्स्ट है आपका फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी प्रलय मिसाइल। फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रलय इज इंडियाज फर्स्ट कन्वेंशनल क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल। पहली बात तो मुझे बताओ कि जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं या फिर जो क्रूज मिसाइल हैं, वो किसके काम आती हैं? दोनों में डिफरेंस क्या है? किसी को कौन बताएगा? हाँ जी सर आप बताइए। वो पैराबोला पाथ फॉलो करती हैं, ओके, और वो मनूवर की जा सकती हैं, ठीक बात है। और हाँ जी, बैलिस्टिक मिसाइल एटमॉस्फेयर से पहले बाहर चली जाती है और फिर दोबारा एंटर करती है एटमॉस्फेयर में अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। वो दोबारा से उस जगह पर जाती है जहां पर आपने उसको लॉन्च किया था। और जो क्रूज मिसाइल है वो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है। बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली यूज्ड फॉर द अटैक एंड क्रूज मिसाइल्स यूजुअली यूज्ड फॉर डिफेंस। अगर किसी स्टेट ने, किसी कंट्री ने आपके मिसाइल लॉन्च कर दी है और आपने उसको मार गिराना है, तो आप कौन सी मिसाइल यूज करोगे? क्रूज मिसाइल। क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो प्रिसीजन है वो थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू क्रूज मिसाइल्स। क्योंकि होता क्या है, आपने धरती से लॉन्च किया उसको, एटमॉस्फेयर तक वो ऊपर चली गई, उसके ऊपर चली गई, यहां से लेकर वहां तक जाने के लिए उसने यूज किया है इंजन को। जैसे ही वो वहां चली गई वैसे उसके इंजन बंद हो गए हैं और अब वो नीचे आ तो रही है, बट किसके इफेक्ट में नीचे आ रही है? ग्रेविटी के इफेक्ट में। तो कहीं ना कहीं जो प्रिसीजन है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो एक जगह पर अगर गिर जाती हैं तो उसके आसपास का जो पूरा एरिया है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो जो एरिया है ऑफ डिस्ट्रक्शन इज मोर इन दी बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज में थोड़ा सा वो कम होता है। क्रूज आप यूज करोगे किसी मिसाइल को मार गिराने के लिए, किसी शिप को मार गिराने के लिए, किसी टैंक पर अटैक करने के लिए। ठीक बात है। तो ये कैसी मिसाइल है? हमारी न्यूज में रही है ये। इट इज दी फर्स्ट क्वाजी बैलिस्टिक। क्वाजी बैलिस्टिक का मतलब होता है, पहली बात तो ये पैराबोला पाथ को फॉलो करेगी, बैलिस्टिक हो गई। और क्योंकि ये हवा में मनूवर की जा सकती है, इसकी हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इसीलिए कौन सा फंक्शन है ये? क्रूज मिसाइल वाला। इसीलिए आधा बैलिस्टिक आधा क्रूज ये फॉलो करती है। दैट इज वाई दी फर्स्ट क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक बात है। सेकेंड, द मिसाइल हैज अ रेंज ऑफ 150 to 500 किलोमीटर एंड कैन बी लॉन्च फ्रॉम मोबाइल लॉन्चर। रेंज कितनी है इसकी? 150 से 500 किलोमीटर। जो आपकी नॉर्मली क्रूज मिसाइल्स होती हैं उनकी रेंज थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल्स। बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज है वो शुरू ही हमारे इंडिया में कहां से हो रही है? 150 किलोमीटर से। पृथ्वी मिसाइल हमने किया था, जो 700 बोल रहे हो आप लोग, वो अग्नि वाली पहली है। पृथ्वी मिसाइल इज ऑल्सो दी बैलिस्टिक मिसाइल। पृथ्वी 1 जो है हमारी, दैट इज दी 150 किलोमीटर। पृथ्वी 2 350 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है हमारी, ये सही है दोनों स्टेटमेंट। और चीज के बारे में पता कर लेते हैं थोड़ी सी, कि हमारे यहाँ पर प्रलय के आने से पहले कौन सी मिसाइल हम लोगों ने लॉन्च करी थी? प्रहार मिसाइल। प्रहार मिसाइल है, उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे बेसिकली बाय दिस प्रलय मिसाइल। और क्योंकि ये बैलिस्टिक है तो ये कैसी रहेगी? सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, या फिर कैसी? सरफेस टू सरफेस।
क्रूज मेनली कैसी रहती है, सरफेस टू एयर या फिर सरफेस टू शिप या शिप टू शिप, दैट डिपेंड्स। ठीक बात है। चलो और कुछ इसके बारे में हमें पता हो तो, पेलोड कैपेसिटी, कितना ज्यादा भार ये अपने साथ कैरी करके लेकर जा सकती है। $500 kg लिखेंगे जरा, पेलोड कैपेसिटी 500 kg टू 1000 kg, 500 से लेकर 1000 तक का जो पेलोड है ये कैरी करके लेकर जा सकती है। पेलोड का मतलब क्या होता है, असला, असला किसने बोला यहाँ पे, मतलब बेसिकली जो इंपैक्ट कॉज करेगा उस मिसाइल का, दैट्स दी पेलोड कैपेसिटी। जो ये बाकी सब है कि मिसाइल का खुद का जो वेट है उसको हम काउंट नहीं करते उसमें। ठीक बात है। चलो आगे नेक्स्ट, जेम्स वेब टेलीस्कोप, न्यूज में क्यों था ये, क्योंकि इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था बाय नासा। लेकिन क्या सिर्फ ये नासा का ही टेलीस्कोप है? पहले देखो स्टेटमेंट, इट विल ऑब्जर्व प्राइमरीली इन द इंफ्रारेड रेंज। देखो नॉर्मली क्या होता है, हमारे यहाँ पर एक तो विजिबल लाइट है जो कि आपको दिखती है, दूसरा आपका है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। किस किसने ये वर्ड सुना हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? आपकी रेडियो वेव्स होती हैं, आपकी गामा रेज होती हैं, आपकी माइक्रोवेव्स होती हैं, अल्ट्रावायलेट होती हैं। ये आपने याद करनी है। पेपर में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट वेवलेंथ। आप कैसे याद करोगे इसे, RMIVUXG, RMIVUXG। R से रेडियो वेव, M से माइक्रोवेव, I से इंफ्रारेड, V से विजिबल लाइट, U से अल्ट्रावायलेट लाइट, X से एक्सरे और G से गामा रे। RMIVUXG ऐसे ही आपने याद करनी है, मतलब है इसका कोई ना कोई। ये क्या है RMIVUXG, जो गामा रेज है ना आपकी, इनकी होती है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और रेडियो सबसे ज्यादा क्या होती है, इट हैज द लीस्ट फ्रीक्वेंसी। एक तो ये चीज, ये तो हम लोगों ने कर लिया फ्रीक्वेंसी की रेंज में। हमें एक फॉर्मूला पता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। दिस इज फ्रीक्वेंसी। h क्या होता है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसकी वैल्यू दी थी, प्लैंक्स कांस्टेंट। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फिक्स रहती है ये नॉर्मली। एंड लैम्डा इज आपका वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो वेवलेंथ कैसी रहेगी, सबसे कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये आपके। तो अगर गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे हाईएस्ट है तो उसकी वेवलेंथ कैसी रहेगी, सबसे लोएस्ट। और अगर रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो वेवलेंथ कैसी रहेगी, इसकी सबसे ज्यादा। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, जिस एरिया तक वो वेव जा सकती है। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस। ऐसे देखो इसको, ये वेव ऐसे जाती है आपकी, द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट टू दी अनदर क्रेस्ट, दिस इज कॉल्ड दी लेंथ ऑफ दी वेव। जितनी ज्यादा ये लेंथ रहेगी उतना ज्यादा डिस्टेंस तय करेगी ये। इसीलिए रेडियो वेव्स हम लोग यूज करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक आते टाइम जो सिग्नल की जो क्वालिटी है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। दैट्स व्हाई वी यूज रेडियो वेव। रडार में भी क्या यूज करते हैं हम लोग, रडार, रेडियो वेव्स। तो ये तो हो गया आपकी वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट टू अनदर क्रेस्ट। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। अगर हम कहते हैं कि यहां तक ये 1 सेकेंड में यहां से लेकर यहां तक पहुंची है, तो दिस इज योर 1, दिस इज योर सेकेंड साइकिल। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हमारे पास, 2। तो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकेंड में वो कितना एक अपना पूरा चक्कर पूरा करती है।
और लेंथ क्या होती है जी? डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट टू अनदर क्रेस्ट। तो जो टेलीस्कोप्स होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स को कैप्चर करते हैं। इंफ्रारेड की अलग वेवलेंथ है, माइक्रोवेव की अलग वेवलेंथ है। तो कुछ टेलीस्कोप्स ऐसे हैं जो कि इंफ्रारेड वाली रेंज को कैप्चर करेंगे, कई विजिबल को कैप्चर करेंगे, कोई एक्सरे कैप्चर करेंगे। तो जेम्स वेब क्या है आपका? इट इज द इंफ्रारेड रेंज वाला टेलीस्कोप। ये किसका सक्सेसर बनेगा? किसको इसने रिप्लेस करना है? हबल स्पेस टेलीस्कोप ने, हबल स्पेस टेलीस्कोप को इसने रिप्लेस करना है। सेकंड पढ़ो स्टेटमेंट। The telescope is the result of collaboration among NASA, ESA and Canadian Space Agency. सही बात है। लॉन्च ये नासा ने किया है, लेकिन ध्यान रखेंगे इट इज दी प्रोग्राम ऑफ नासा, बनाया सारा नासा ने है ये, लेकिन कहीं ना कहीं कोई रॉकेट है जो कि ESA ने यूज करवाया है, कोई टेक्नोलॉजी है जो कि कनाडा ने दी है। इट इज द कोलैबोरेशन ऑफ दीज स्पेस एजेंसीज। रहेगा याद ये। अब बात आती है कि इस टेलीस्कोप को हम लोगों ने प्लेस कहाँ किया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप कहाँ था? अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में था वो, तो अर्थ के चारों ओर घूम रहा था। क्या सेम ये भी सेम यही काम करेगा? ये 550 के आसपास है। ओके, और क्या ये ऑर्बिट करेगा सन के अराउंड या फिर अर्थ के अराउंड? इट विल ऑर्बिट अराउंड दी सन at the Lagrange's point second। ठीक बात है। Lagrange's point हम लोगों को पता है क्या होते हैं? एक ऐसी जगह जहां पर सन और अर्थ की जो ग्रेविटी आपस में क्या कर लेते हैं? कंपनसेट कर लेते हैं। तो वहां पर किसी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो पाता। तो ये रहेगा आपका अराउंड द सन, और साथ में Lagrange's point 2। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन? 1.49 मिलियन किलोमीटर, बस 10 लाख किलोमीटर है बस सन हमारे यहां से। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज ऑल्सो नोन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर हम ध्यान रखेंगे। अगर किसी भी तरीके से आपके यहाँ पर 1.5 आ जाए तो आपने जो जीरोज हैं उनके ऊपर क्या वैल्यूज लगी वो निकाल लोगे वो तो आराम से। मिलियन में कितनी जीरोज होती हैं? 6। तो 1.5 अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा? 10 रेज़ टू द पावर 8 रहेगा याद। नॉर्मली आप ऐसे याद कर लो 150 मिलियन किलोमीटर, ज्यादा आसानी से याद रहती हैं चीजें। कुछ यहाँ मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर में आ गया तो फिर वहां पर चेंज कर लेना वैल्यूज को। आ जाओ, तो ये हो गया हमारा चलो जो ये 1.5 मिलियन किलोमीटर है ये है आपका वो एरिया लैग्रांजेस पॉइंट 2 वाला जहां पर ये ऑर्बिट करेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्टेट हेल्थ इंडेक्स। ओके, पहली बात तो हाँ जी, हबल विजिबल है, कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। जरूरी नहीं जो सक्सेसर हो वो उसी की जो रेंज है उसी को डिस्कस करें। हमने हबल को हटाना है, हमने जेम्स वेब को लेकर आना है। नेक्स्ट, स्टेट हेल्थ इंडेक्स रिलीज कौन करता है? नीति आयोग। ओके, इस रिपोर्ट का नाम क्या था? सही लिखा हो फर्स्ट ऑप्शन, हेल्थी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, स्टेट हेल्थ इंडेक्स की बजाय आपसे पूछ लिया जाए कि हेल्थी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? याद रखेंगे नीति आयोग। सेकंड, केरला इज एट द टॉप ऑफ कैटेगरीज इन द ओवरऑल रैंक ऑफ द स्टेट्स। फॉल्स है, ट्रू है? ट्रू से है, ट्रू है ये। क्वेश्चन अब ये नहीं है, क्वेश्चन अब ये है कि कौन कौन से पैरामीटर्स के हिसाब से हम लोग इस इंडेक्स को निकालते हैं।
पैरामीटर्स कौन कौन बताएगा मुझे? 9 पैरामीटर्स। अगर 9 होते तो पूछती नहीं आप लोगों से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है इसमें। आइसोलेशन, एजुकेशन नहीं है। हेल्थ पर आओ यार, एजुकेशन कहाँ? इंफ्रास्ट्रक्चर। तुक्का नहीं मारना, याद है तो बताओ, नहीं तो मैं बता दूंगी, कोई बात नहीं। हेल्थ आउटकम्स पहला पैरामीटर, गवर्नेंस एंड परफॉर्मेंस, इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस। ओके, 3 पैरामीटर्स हैं आपके ये वाले। हेल्थ आउटकम्स कि आपके स्टेट में कितनी एमएमआर है, कितनी आईएमआर है, जितनी वैल्यू कम होगी उतना रैंक आपका अच्छा होगा। दूसरा है आपका गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन कि आपके यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ द हॉस्पिटल्स कैसी है, कितना ज्यादा मटेरियल हॉस्पिटल्स में चाहिए था और आपने प्रोवाइड करवाया है, आपको क्या चीजें पता है कि हॉस्पिटल में कहाँ पर कौन सा पर्सन काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन है आपके पास ये सारी की सारी एज अ स्टेट गवर्नमेंट। एंड लास्ट में है आपका की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस। इन सभी चीजों को ठीक करने के लिए आपने क्या किया है, बीइंग अ स्टेट गवर्नमेंट, तो आपने क्या किया है, आपने कैसे रेगुलेट किया है अपने हॉस्पिटल्स और लैब्स को, और उसके हिसाब से उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। ये 3 पैरामीटर्स हैं किसी भी स्टेट की इस पूरी चीज को मेजर करने के लिए। रहेगा याद? तो सबसे पहला स्टेट कौन सा है ओवरऑल कैटेगरीज में? केरला है। देयर आर 3 कैटेगरीज, लार्जर स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स एंड यूटीज। लार्जर स्टेट्स में टॉप्ड बाय केरला, स्मॉलर स्टेट्स में टॉप्ड बाय मिजोरम, राइट, एंड यूटीज में टॉप्ड बाय दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। दोनों को मर्ज किया जा चुका है अब। बाय विच अमेंडमेंट? या कोई अमेंडमेंट की ही नहीं गई थी? जरूरत है अमेंडमेंट करने की? जरूरत नहीं होती। चलो, तो ये हो गया हमारा कि इंडेक्स किसने रिलीज किया है, कौन टॉपर है, कितनी कैटेगरीज ऑफ स्टेट हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, क्लैरिटी है सभी को। नेक्स्ट, पहल स्कीम। पहल स्कीम है आपकी प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, जो देखा जा सकता है। हस्तांतरण का मतलब क्या है? ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ अंग्रेजों। तो मुझे बताओ जरा कि किस स्कीम के बारे में ये था? है सी था। क्या है सी? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी। होता क्या है ना कि आप जो सिलेंडर खरीदते हैं आपको पहले पूरे पैसे देने पड़ते हैं सिलेंडर वाले को, उसके बाद आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाते हैं। दैट्स कॉल्ड दी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, है ना। और ये कौन सी स्कीम के तहत लेकर आए हैं हम लोग? पहल स्कीम के तहत। एक हम लोगों ने उज्ज्वला योजना भी कर ली थी आई थिंक। इज देयर एनी फाइनेंशियल इंसेंटिव गिवन अंडर दैट स्कीम? कितने रुपए? 1600 रुपये। ठीक है यूनिक, 2016 में ये लॉन्च की गई थी। सही है, रहेंगे याद पहल स्कीम। चलो नेक्स्ट आ जाओ जरा। ये कब लॉन्च की गई थी पहल स्कीम? 21 में, 15 में, 2013 में। चलो नेक्स्ट है, विच कंट्री वॉज डेवेस्टेटेड बाय टाइफून राय? मलेशिया, मॉरिशस, इंडोनेशिया या फिर फिलीपाइंस? फिलीपींस। ओके, क्वेश्चन अब ये नहीं है, क्वेश्चन अब ये है कि जो टाइफून है वो कौन से एरियाज में आते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में? साउथ चाइना सी में जो साइक्लोन ओरिजिनेट होगा उसका नाम क्या रहेगा? टाइफून। हरिकेन, हरिकेन के कहां बोलेंगे उनको?
अटलांटिक ओशन वाला जो नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन है, कैरेबियन सी वाला, कैरेबियन में डबल आर है, हरिकेन में डबल आर है, रहेगा याद। विली विली ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट कोस्ट या वेस्ट कोस्ट? वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, विली विलीज। और इंडिया में जो आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन। सिर्फ साइक्लोन नहीं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। और भी कोई बचा है? 4 ही है ये। ठीक है, टाइफून हो गया, राई हो गया, विली विली हो गया, ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया। होमवर्क लिखो। जो इनके नाम है ना, पहले से पता होते हैं कि ये नाम आएगा, चक्रवात जल आने वाला है, चक्रवात अग्नि आने वाला है, पता होता है हमें पहले से। तो पहले से एक लिस्ट बनाई हुई है हम लोगों ने नामों की इनकी। होमवर्क लिखो, कितनी कंट्रीज हैं जो कि लिस्ट प्रोवाइड करती हैं। हाउ मेनी कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन द नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? हाउ मेनी कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? कितनी है? 9, 13 हो गई है, एक्स्ट्रा 5 और ऐड हुई है। पहले 8 हुआ करती थी, अब टोटल 13 हो चुकी हैं। वो 13 कौन कौन सी है और जो लेटेस्ट 5 है वो कौन सी, मुझे पता होना चाहिए। ठीक बात है, चलें आगे। चलो नेक्स्ट है आपका इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। नाम से क्लियर है, एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर हम लोग पेट्रोल में क्या मिक्स कर रहे हैं? इथेनॉल। क्या इसको ऐड करने से किसी भी तरीके से इंजन की एफिशिएंसी बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। आप 1 लीटर में अगर अभी कितने किलोमीटर जा सकते हैं? एक्टिवा के 30 और ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर व्हीकल, कितना पुराना है कितना नया है ना। चलो, अगर हम 1 लीटर में अभी मान लेते 50 किलोमीटर जाते हैं, तो क्या इथेनॉल ब्लेंड करने के बाद वो कम होगा, ज्यादा हो जाएगा? वो ज्यादा हो जाएगा। इससे क्या होता है? इंजन की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है इथेनॉल ब्लेंडिंग से, और साथ में डिस्टेंस कवर भी इंक्रीज होता है। दैट इज व्हाई वी आर गोइंग फॉर द इथेनॉल ब्लेंडिंग। दूसरी चीज, इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम लोगों ने 2005 में ही लॉन्च कर दिया था। 2005 या 2008, एक बार चेक कर लेना, इसको मैं श्योर नहीं हूँ। उस टाइम पर हम लोगों ने सोचा था ये कि क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल को फ्रॉम द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, हम सभी पर डिपेंडेंट हैं। अगर उनका मन आया तो वो एक टाइम में क्या कर सकते हैं? पेट्रोल के दाम बढ़ा सकते हैं। आज अगर 104 है तो कल 110 भी तो हो सकता है, 120 भी हो सकता है। हमारे पास कोई चारा है इसको ठीक करने के लिए? नहीं है, क्योंकि हमारे पास तेल की कुएं नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोग बाकी कंट्रीज पर डिपेंडेंट ना रहें, इसी के लिए हमने सोचा था कि हम लोग इथेनॉल को ब्लेंड करेंगे पेट्रोल के साथ में। टारगेट हमारा क्या है कि 2030 तक आते आते अगर 100 लीटर पेट्रोल है तो उसमें कम से कम 20 लीटर क्या होना चाहिए? इथेनॉल होना चाहिए। 20 लीटर इथेनॉल और 80 लीटर आपका पेट्रोल। टारगेट हमारा ये है। अभी कितना चल रहा है इंडिया में? 8.5%। इंडिया में करंटली 8.5% की ब्लेंडिंग हम लोग अभी कर रहे हैं। इंडिया में इथेनॉल कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? इथेनॉल इज अ काइंड ऑफ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल का मतलब क्या होता है? ऐसा फ्यूल जो कि या तो फूड क्रॉप से या फिर नॉन फूड क्रॉप से या फिर एल्गी से हम लोग जनरेट कर सके। मतलब लिविंग बींग्स, प्लांट्स आर ऑल्सो द लिविंग बींग्स। There are 4 generations of biofuels. First generation produced by non-food crops. Second generation produced by food crops. Third by algae. And fourth GMOs के द्वारा साथ में जो उससे CO2 निकल रही है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, उसको भी हम लोग क्या कर ले? कैप्चर कर ले। मतलब जो 4th जनरेशन बायोफ्यूल्स होंगे आपके, वो कम से कम क्या करेंगे? पोल्यूशन करेंगे। ठीक बात है। तो पहला हमारा क्या हो गया? फूड क्रॉप्स।
सेकेंड हमारा हो गया नॉन फूड क्रॉप्स, थर्ड हो गया हमारा एल्गी, और फोर्थ हो गया हमारा CO2 कैप्चर करने वाली टेक्नोलॉजी। ठीक बात है। अभी हम लोग किससे प्रोड्यूस करते हैं इथेनॉल? मेनली शुगर केन, व्हीट और राइस से, जो उनका बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। पढ़ो पहली स्टेटमेंट, इट इज ए एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट मेनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्रीज नेम मोलासेस। सेकेंड, दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सही बात है, गलत बात है? हाँ जी, आप बताना, आप बताओ, आप कुछ कहने लगे थे। ये तो नहीं है, MNRE नहीं है, कुछ और है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री, पेट्रोल में ब्लेंड कर रहे हैं, मिनिस्ट्री भी कौन सी रहेगी? पेट्रोलियम वाली ही। ठीक है, तो बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं। इंडिया में अभी प्रॉब्लम किस चीज की है? बायोफ्यूल्स क्यों नहीं बना रहे हम लोग? इथेनॉल ही नहीं है हमारे पास, है ना, उसके रिगार्डिंग इंडस्ट्रीज ही नहीं है हमारे पास, तो दैट्स द मेजर ऑब्स्टेकल। चलो नेक्स्ट आ जाओ जरा। एक मिनट रुक जाओ बस। आपातानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट किस स्टेट ने मांगा है GI टैग? अरुणाचल प्रदेश। ऑन दी आपातानी किसका नाम है वहां पर? ट्राइब का नाम है। अब क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि सबसे पहला जो GI टैग मिला था वो कौन से प्रोडक्ट को मिला था? दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग टी। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया में GI टैग कितने सालों के लिए मिलता है? 10 सालों के लिए। कौन देता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड GI। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? चेन्नई। तो हम लोगों ने ये 1999 में ये एक्ट बनाया था, जिसके तहत ये बॉडी बनाई थी, जो कि अल्टीमेटली क्या प्रोवाइड करती है? GI टैग प्रोवाइड करती है। ठीक बात है, ये तो हो गया इंडिया लेवल की बात। पूरे वर्ल्ड लेवल पर GI टैग कौन देता है? WTO। सही बात है, चलो ओके। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अरुणाचल प्रदेश में क्या ये पहली किस बात का नो बताया तुमने? मुझे ये बताओ। पहला GI टैग नहीं है ये। मैं क्या पता कुछ और पूछने वाली होती, यही पूछना था, उन्हें पता है मैं तुम्हारा। हाँ, तो इसका आंसर दे दो, नो है। तो नो है तो ये बताओ कि अब से पहले किस चीज को मिल चुका है? अरुणाचल ऑरेंज, अरुणाचली ऑरेंज और इदू मिश्मी। टेक्सटाइल है बेसिकली। आ जाओ, अरुणाचल ऑरेंज और इदू मिश्मी, जो कि आपका टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट से लिंक्ड करता है। ठीक बात है, चले आगे। चलो, मिनिस्ट्री तो नहीं इसमें कोई ऐसा जिसके द्वारा, अच्छा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ GI टैग, यही है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स, ऐसे ही कुछ नाम है उसका, यही नाम है आई थिंक, RGIs। कुछ और है? रजिस्ट्रार GI है, इतना मुझे पता है, यही होगा फिर। चेक कर लेना, कोई नहीं। एक्ट है बेसिकली 1999 का, ये तो देख लो कौन सा है, इसका नाम बेसिकली क्या है। हेडक्वार्टर इन चेन्नई, चेक कर लेना, नाम अगर यहाँ होता तो कोई बात नहीं, लिख लेना उसको। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, नहीं, एक अच्छा सा नाम है इसका, इतना घटिया नाम तो नहीं होगा। यही दिया हुआ है, मैं चेक कर लूंगी, मैं बता दूंगी। शाबाश, आ जाओ आगे। The Summit for Democracy. It was a virtual summit of
तुम्हारे चेहरे पे जो खुशी है देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन अब ये है कि क्वेश्चन बनता है इसमें कोई, क्या ये पहली समिट थी पूरे वर्ल्ड की? यस? पहली तो नहीं है, वर्चुअल पहली हो सकती है, बट वैसी पहली नहीं है, फॉर्मल पहली हो सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ जरा। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? 6, 16, 26 या 29 दिसंबर? 6 दिसंबर। क्यों? ऑन दी अंबेडकर जयंती या अंबेडकर डेथ एनिवर्सरी या बर्थ एनिवर्सरी? डेथ एनिवर्सरी। बर्थ एनिवर्सरी कब मनाते हैं हम उनकी? 14 अप्रैल। उस दिन हम क्या भी मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे उस दिन मनाते हैं हम लोग। उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ है। बैसाखी, हे भगवान मनाते हैं बैसाखी, बट उनके ऊपर मनाते हैं क्या हम ये? नेशनल वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? 21 या 22? पहले फॉरेस्ट वाला है, फिर वाटर वाला था। 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट था, 22 को क्या था आपका? वर्ल्ड वाटर डे। अर्थ डे कब था? 22 अप्रैल। ठीक है, तो ऑन दी डेथ एनिवर्सरी ऑफ BR अम्बेडकर जी हम मनाते हैं महापरिनिर्वाण दिवस। अदरवाइज है क्या ये महापरिनिर्वाण? एनलाइटनमेंट या फिर डेथ? इट सिंबलाइजेस द डेथ ऑफ महावीर महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध। ठीक है, ओके, आ जाओ, कोई नहीं। हाँ, संकल्प स्मारक, पहली बात तो ये है कहाँ पर, और ये हम लोगों ने कहाँ बनाया है और क्यों बनाया है? पढ़ो पहली स्टेटमेंट। इट इज डेडिकेटेड टू द नेशन सेलिब्रेटिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस अराइवल टू इंडिया। सही बात है। कब आए थे वो? 29 अप्रैल 1943। लिखा भी हुआ है 29 दिसंबर। सेकंड पढ़ो ऑप्शन। इट इज इन अंडमान एंड निकोबार। है? कौन से पेपर में आया था ये क्वेश्चन? हुण नहीं मुड़ते यार अपनी चीजें याद रहती कहां पर क्या आया था। ठीक है, आंसर बताओ इसका। बोथ 1 और 2 सही बात है। हमने वो कर लिया था पराक्रम दिवस, पूछ लिया था मैंने आप लोगों से, वो पूछ लिया था कब मनाते हैं हम उसको? 23 जनवरी। चलो बढ़िया। नेक्स्ट, इंडिया ऑब्जर्व मैत्री दिवस विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि 50 साल हो चुके हैं इंडिया बांग्लादेश की फ्रेंडशिप को। क्वेश्चन अब ये है, इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान के साथ जो वॉर चला था वो कितने दिन चला था? सही बोला किसी ने? 13 डे। स्टार्ट्स फ्रॉम 3 दिसंबर टू 16 दिसंबर। ठीक बात है। तो इसी दिन को हम लोग क्या मनाते हैं? मैत्री दिवस के तौर पे। चलो श्रेष्ठ योजना न्यूज में थी, पढ़ी सभी ने? श्रेष्ठ योजना पढ़ो पहली स्टेटमेंट।
इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मॉसजे, सही बात है। ओके, सेकंड पढ़ो स्टेटमेंट। इट विल एड सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विच कम्युनिटी, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन इन दी रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल्स। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हमारे पूरे इंडिया में हैं, जिनकी काफ़ी अच्छी जान पहचान है और काफ़ी अच्छी उनकी क्वालिटी की एजुकेशन है, वहाँ पर हम जो स्टूडेंट्स एससी से बिलोंग करते हैं उनको हम लोग प्रोवाइड करेंगे क्वालिटी एजुकेशन और रेजिडेंशियल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करेंगे। होते ना हॉस्टल्स वगैरह, हॉस्टल्स भी स्कूल्स के साथ में ही हैं ताकि बच्चों को वहाँ पर रहने के लिए इजाज़त दे सको। और जो फीस आ रही है वो कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली क्यों चलाई गई है? क्योंकि सरकार को ये लगा कि जो हमारे गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इसीलिए वो बच्चे, वो कम्युनिटी जो चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकती है उनको हम प्रोवाइड करेंगे एज अ सब्सिडी। तो आंसर क्या रहेगा इसका? बोथ 1 and 2। फुल फॉर्म है इसकी? अगर है भी तो मैं याद नहीं करूंगी, इतनी बड़ी नहीं मैं याद कर रही। हाँ यूनिक, क्या सीट्स रिजर्व नहीं है इसमें, रिजर्वेशन का भी कोई वो नहीं है क्राइटेरिया, इनकम का क्राइटेरिया है। क्लास 9th से लेकर क्लास 12th की हम बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग से नहीं। क्लास 9 से लेकर क्लास 12th तक बच्चों को हम लोग हॉस्टल्स प्लस स्कूल्स दोनों प्रोवाइड करेंगे एज अ ग्रांट बाय द गवर्नमेंट। आ जाओ, नेक्स्ट है आपका पैका रेबेलियन 1817। पैका रेबेलियन पहली बात तो कौन से स्टेट में हुआ था? उड़ीसा में। न्यूज में क्यों है ये दिसंबर वाले मंथ में? क्योंकि लोगों ने ये बोला था कि ये जो रेबेलियन है दैट इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। 1857 की जो क्रांति है का जो वॉर है दैट इज नॉट दी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दिस इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो लोगों ने काफी पिटिशंस फाइल करी कि इसको आप एज दी फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज कर लीजिए, बट सरकार ने कहा कि वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग इट एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी भी कौन सा ही मानते हैं हम लोग? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का रिवोल्ट। बट हम लोगों ने इसको भले ही वो रिकॉग्नाइज नहीं किया हो, लेकिन हम लोगों ने इसकी एज अ केस स्टडी जरूर लेकर आए हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8th में हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में, ताकि लोगों को पता हो कि 1857 से पहले भी हम लोगों ने बहुत कोशिशें की थी ब्रिटिश को हमारे यहाँ से निकालने के लिए। ठीक बात है, तो इसलिए न्यूज में था कि क्लास 8th की एनसीईआरटी में इनके रिगार्डिंग एक चैप्टर आएगा। पढ़ो पहला स्टेटमेंट। इट इज कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। नो। सेकेंड, द पैका रेबेलियन started in 1817 and continued till 1825। 7 या 8 साल चला था बेसिकली ये रेबेलियन। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा आपका इसका? बी, 2 ओनली। सेकेंड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और न्यूज में क्यों था ये हम लोगों ने देख लिया। चलो नेक्स्ट है आपका त्रिंकोमेली ऑयल टैंक फार्म। कौन से ये आपके कंट्री में है? बांग्लादेश, श्रीलंका, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया? आंसर है आपका श्रीलंका। न्यूज में क्यों था ये? अभी श्रीलंका ने अपने यहाँ पर इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है कि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास पेपर छापने के पैसे भी नहीं है, एग्जाम लेने के पैसे भी नहीं है उनके पास बच्चों के, है ना। तो इसीलिए इंडिया ने उनकी हेल्प करने के लिए ये जो ऑयल टैंक फार्म है उसको दोबारा से रेनोवेट करने के लिए बात करी है। अब इसमें बहुत सारे टैंक्स हैं बेसिकली ना, पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर कई सारे टैंक्स हैं, जिसमें से कुछ पर तो इंडिया काम कर रहा है अभी और कुछ ऐसे खाली पड़े हुए हैं। तो इसके ऊपर इंडिया भी काम करेगा। तो इंडिया और श्रीलंका की दोनों की ये जॉइंट कोलैबोरेशन है अंडर दिस फार्म। ठीक है, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ श्रीलंकन गवर्नमेंट नहीं, दोनों की कोलैबोरेशन है। तो न्यूज में रहा है काफी सारा ये फार्म, तो ये पेपर में आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। आ जाओ नेक्स्ट।
किसान दिवस, नेशनल फार्मर्स डे। ओके, पहली स्टेटमेंट है द किसान दिवस इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द कंट्री ऑन 23rd ऑफ दिसंबर। सही बात है। ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह जी। मुझे अब आप ये लोग ये बताओ कि ये जो चौधरी चरण सिंह जी थे, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे या क्या थे? प्राइम मिनिस्टर। कब से कब तक? 1970 1979 से 1980 तक ये रहे थे। बहुत कम टेन्योर था इनका। शाबाश। 10 रोचक तथ्य अबाउट चौधरी चरण सिंह जी। वन ऑफ आप लोगों ने बता दिया, चलेगा। ये बताओ आंसर इसका, सी है इसका आंसर। हम लोगों ने वो कर ली थी ड्रोन शक्ति स्कीम, कर चुके हैं हम ये, पक्की बात है। कौन बताएगा ड्रोन शक्ति स्कीम? जी जी बिल्कुल। जो ड्रोन्स हैं हम लोग बाहर से नहीं लेकर आएंगे, बल्कि हम इंडिया में खुद बनाएंगे। मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, हाँ ये वाली मैं बोलने वाली थी कि भले ही हम पूरे ड्रोन्स को नहीं लेकर आ रहे हैं, बट वी कैन इंपोर्ट दी इक्विपमेंट्स ऑफ दी ड्रोन्स। चलो आ जाओ। नेक्स्ट है आपका रिगार्डिंग ISA। ISA क्या है आपका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आ जाओ। फर्स्ट स्टेटमेंट, द UNGA ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस टू ISA। इसका मेंबर नहीं है, बट ये ऑब्जर्वर स्टेटस इसको दे दिया गया है। सेकेंड, इट हैज एन अलायंस ऑफ 124 कंट्रीज। अभी रिसेंटली चीज न्यूज में थी कि इस कंट्री ने ज्वाइन किया है ISA को। कौन सी कंट्री थी वो? US तो बहुत पहले आ गई थी। क्या? फ्रांस। अब तुम 193 ऑप्शंस दोगे मुझे। नेपाल। नेपाल हैज बिकम दी 105th कंट्री टू ज्वाइन दी ISA। है क्या नॉर्मली ISA? उन कंट्रीज की कोलैबोरेशन जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक लाए करते हैं, क्योंकि यहीं पर जो है सन हमारा मूव करता रहता है ऊपर नीचे। तो टोटल 124 कंट्रीज का ये अलायंस रहेगा, बट ये एज ए मेंबर सिर्फ कितने बने हैं अभी? 105। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज लाए करते हैं उनका नंबर है 124, बट उनमें से सिर्फ कितनी कंट्रीज ने इसको मेंबर बनाया है? 105। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? गुरुग्राम, हरियाणा। ये किन दो कंट्रीज की ज्वाइंट कोलैबोरेशन है? इंडिया एंड फ्रांस। ये कब एग्जिस्टेंस में आया था? 2015 में। 2015 के पेरिस की जो कन्वेंशन थी, COP21, पेरिस COP21 पेरिस अग्रीमेंट, जिसमें इंडिया ने क्या किया था? इंडिया ने इस अग्रीमेंट में 3 ऑब्जेक्टिव्स को लॉन्च किया था। 3 INDCs ऑफ इंडिया। INDC होते हैं इंटेंडेड नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। पेरिस अग्रीमेंट ने किस प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया है? कौन से को? क्योटो प्रोटोकॉल को। कब आया था क्योटो प्रोटोकॉल? 1997 से ये लॉन्च हो चुका है। इसका क्योटो का जो टेन्योर था 1997 से लेकर कितना था? 2020 तक। 2020 तक था। 33 इयर्स का था ये। 33 नहीं, 23 इयर्स का। 2020 के बाद कौन सा अग्रीमेंट आएगा? पेरिस अग्रीमेंट। डिफरेंस क्या है दोनों में? इतना डिफरेंस है कि क्योटो में जो हमारे टारगेट्स थे वो सेम था सभी कंट्रीज के लिए। पेरिस वाले में क्या बोला गया?
हर कंट्री अपना टारगेट खुद डिसाइड करेगी कि मैं 2030 तक ये सारे काम करूंगा। ठीक बात है। तो होमवर्क लिखो, इंडिया के 3 INDCs, 3 INDC ऑफ इंडिया और पंचामृत ऑब्जेक्टिव्स, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट कौन सा है सबसे ज्यादा? पंचामृत वाला। INDC वाला याद नहीं भी करो तो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर पता होना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर was inaugurated in which city? अमरावती, हैदराबाद, अहमदाबाद या फिर नोटा? हैदराबाद। क्या होता है ये आर्बिट्रेशन मीडिएशन सेंटर? हाँ, बेसिकली होता क्या है कि आपको, आपके बीच में और किसी और कंपनी के बीच में अगर मान लो कोई भी डिस्प्यूट है, तो आप किसी गवर्नमेंट के कोर्ट में ना जाओ, मतलब इंडिया के कोर्ट में ना जाओ, जिससे कि काफी ज्यादा आपको आना जाना पड़ता रहे। आप क्या करोगे? आर्बिट्रेशन सेंटर्स कौन से होते हैं? जहां पर जो चीजें हैं वो मीडिएशन के थ्रू आप सॉल्व करवाते हैं। दो कंपनीज के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो किसी भी पर्टिकुलर कोर्ट में वो नहीं जाएगा, इस सेंटर पर वो आएगा। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है जहां पर एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, और वो पार्टी कैसी होती है? न्यूट्रल पार्टी होती है। कि अगर जो केस है वो वोडाफोन और एक्स कंट्री के बीच में है, एक्स कंट्री है आपकी श्रीलंका वाली, इंडिया में उसकी सब्सिडीज हैं, तो अगर ना तो वो केस इंडिया में चले ना वो केस श्रीलंका में चले, क्योंकि अदरवाइज होगा क्या? फिर वोडाफोन की जो तरफदारी है वो कौन करेगा? इंडिया करेगा। भले यूके कंट्री है वो, बेसिकली यूके कंपनी है वो। इंडिया की कौन सी कंपनी है कोई बता दो? BSNL। तो अगर BSNL या किसी एक कंट्री के बीच में डिस्प्यूट है तो कोई भी जुडिशरी किसी की तरफदारी ना करे, इसी के लिए सेंटर्स बनाए जाते हैं ये नॉर्मली, और पूरे वर्ल्ड में ये बहुत जगहों पर हैं। इंडिया में पहली बार ऐसा हम लोग सेंटर ओपन कर रहे हैं, इसीलिए काफी न्यूज में था ये। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट आ जाओ जरा। आंसर है इसका हैदराबाद, बी। हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नन ऑफ दी अबव। हॉर्नबिल क्या है? अ टाइप ऑफ बर्ड। ठीक है, कहां कहां पाया जाता है ये? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल हो गया, और आपका मणिपुर वाला एरिया हो गया। बर्ड है ना, उड़ सकता है, कहीं भी जा सकता है। क्लाइमेट सेम ही है सारा पूरे नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट में आपको ही मिल जाएगा। बट ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो मनाया जाता है नागालैंड में। हॉर्नबिल इज द स्टेट बर्ड ऑफ विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश, केरला ऑल्सो, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड है, कहीं भी आ जा सकता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। इंडियन एयरफोर्स डिप्लॉयड द फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इन विच सेक्टर? पंजाब सेक्टर, जम्मू एंड कश्मीर सेक्टर, राजस्थान सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश सेक्टर? पंजाब। चलो क्वेश्चन अब ये है कि जो S-400 सिस्टम है वो हम लोगों ने किससे लिया है? रशिया से लिया है। इसकी रेंज कितनी है? 400 किलोमीटर, नाम से क्लियर है ये तो चीज। और यही हम लोगों ने रशिया से लिया था। इसी की वजह से जो USA है उसने हम पर क्या लगाए थे? सैंक्शंस लगाए थे अंडर द एक्ट काटसा। कौन से ईयर में आया था काटसा? 2017 में। काटसा एक्ट है बेसिकली जहां पर अमेरिका अपनी जितनी भी एडवर्सरी कंट्रीज हैं जो कि जिनसे उनकी बनती नहीं है, फॉर एग्जांपल सीरिया, ईरान, रशिया, इजराइल किसने बोला? नॉर्थ कोरिया, रशिया और ईरान, ये कंट्रीज हैं अभी उसमें काटसा एक्ट में, कि अगर इन 3 कंट्रीज से किसी भी कंट्री ने ट्रेड किया, चाहे वो ट्रेड डिफेंस का है चाहे वो ट्रेड इकोनॉमी का है, उस पर लगा दिए जाएंगे सैंक्शंस बाय द USA गवर्नमेंट। ठीक बात है। तो आंसर क्या है इसका? पंजाब सेक्टर। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंजाब में है तो पेपर में चीजें आ सकती है। ठीक है, अच्छा चलो अच्छा एक क्वेश्चन 24 है क्या? ये 24 है, ये 24 है। कौन कल एक्स्ट्रा कर लेंगे?
मिसप्रिंट रह गया। किसी को कोई डाउट? होमवर्क सभी को क्लियर है कौन सा करना है? हाँ जी, डाउट आया भाई? सुनो, डिफरेंस क्या है कॉप 21 में और कॉप 26 में? देखो नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको एक टाइमलाइन बताती हूँ। UNCED, UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये हुई थी हमारी 1992 में, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्थ समिट या फिर रियो समिट। कहां पर हुई थी ये? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो जगह पर। इसमें 3 कन्वेंशन हम लोग लेकर आए थे। एक थी हमारी UNFCCC, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरी थी आपकी CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। और तीसरी थी हमारी UNCCD, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। These are the 3 children of Rio Summit। ठीक है, तो UNFCCC जो थी आपकी बेसिकली क्लाइमेट चेंज की रिगार्डिंग थी। इसी को ही इंप्लीमेंट करते हुए हम लोगों ने 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसको हम लोगों ने लॉन्च किया था। इसको हम लोगों ने इसकी जो मीटिंग्स हैं वो करनी शुरू करी थी। जब मीटिंग्स खत्म हो गई हमारी सारी की सारी, तो 2005 में हम लोगों ने देखा कि इसको हम लोग फोर्स में लेकर आ सकते हैं। 2008 से लेकर 2013 तक इसका था आपका फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड। 2013 से लेकर 2020 तक था इसका सेकंड कमिटमेंट पीरियड। 2020 के बाद क्या आएगा आपका? पेरिस अग्रीमेंट। पेरिस अग्रीमेंट कैसे क्योटो प्रोटोकॉल से अलग होगा या सेम होगा, ये सब चीजें डिसाइड की गई थी इन दी कॉप 21, जो कि आपका पेरिस वाली जगह पर हुआ था। कि अगर क्योटो में सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के पास ही टारगेट है कि उन्हें क्या करना है, अपने यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को कम करना है, डेवलपिंग पर कोई भी टारगेट नहीं था, क्योंकि देयर वाज अ प्रिंसिपल ऑफ CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी कंट्रीज की सेम है, क्लाइमेट चेंज को रोकना है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, बट जो पेस होगी इसको करने की, डेवलप्ड के लिए अलग रहेगी पेस, डेवलपिंग के लिए अलग रहेगी पेस। इसीलिए टारगेट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थे? आपके डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। डेवलपिंग पर कोई भी टारगेट नहीं था। बट फिर क्या आया न्यूज में कि अगर ये चलता रहा तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो तो फिर कम करेंगी नहीं अपने एमिशंस को। तो इसीलिए हम नहीं बता रहे आप कितने एमिशंस कम करो, आप खुद हमें बता दो। तो पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया कि जो टारगेट हम लोगों ने इसमें क्योटो में रखा था वो हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप खुद बता दीजिए हमें कि आप क्या करने वाले हैं अगले 10 सालों में। दोज वर दी INDCs जो कि सभी कंट्रीज ने सिलेक्ट किए थे अंडर दिस कॉप 21। कॉप 26 जो है आपकी, दैट इज द ग्लासगो समिट, जो कि अभी रिसेंटली हुई है। इस समिट में कुछ भी ऐसी खास बातें नहीं बोली गई हैं जो कि हम लोगों ने याद करनी हो, लेकिन हम लोगों ने जो हमारे INDCs हैं पेरिस वाले, उसको हम लोगों ने थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करी है। पहले सिर्फ 3 थे, अब वो 5 हो गए। अ काइंड ऑफ एन एक्सटेंशन टू दी पेरिस अग्रीमेंट। जो COP 21 है, 1997 में आपकी पहली COP हुई थी, 98 में सेकेंड COP, तो ये 21, 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे चलती हुई आ रही है। क्लैरिटी है सभी को? क्या ये तीनों ही कन्वेंशंस सभी कंट्रीज पर लीगली बाइंडिंग थी? लीगली बाइंडिंग नहीं थी। These are the legally binding treaties on the all countries जिन्होंने उसको रेटिफाई किया है। दूसरी चीज, इसके साथ 2 चीजें और आई थी, 3 चीजें और आई थी जो कि नॉन लीगली बाइंडिंग थी इस रियो समिट में। एक आपका फॉरेस्ट्री प्रिंसिपल्स थे, एक आपका रियो डिक्लेरेशन था, और तीसरा था आपका एजेंडा 21 कि 2021
जो 21st सेंचुरी है बेसिकली, उसमें हम चीजों को कैसे डील करेंगे उसका एजेंडा बेसिकली दिया गया था। तो रियो डिक्लेरेशन, आपका एजेंडा 21 और फॉरेस्ट्री प्रिंसिपल्स, ये 3 डॉक्यूमेंट साइन किए गए थे बाय ऑल द कंट्रीज एंड दीज वर दी नॉन लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स, दीज आर दी लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज। बट सिर्फ इतना फर्क है इसमें कि जो लीगली बाइंडिंग है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थी, UNFCCC वाली डेवलप्ड के लिए, डेवलपिंग के लिए लीगली बाइंडिंग ही नहीं थी। ठीक बात है, रहेगा याद, क्लैरिटी है आपको? और कोई डाउट किसी का? चले फिर आगे, कल मिलेंगे। यहां पर हमारे खत्म होते हैं दिसंबर के करंट अफेयर्स। दिसंबर हो चुका है, जनवरी हो चुका है, फरवरी हो चुका है, मार्च हो चुका है। मुझे इतना जानना है आप लोगों से कि क्या हमें अप्रैल के करने हैं? मुझे लगता है करने चाहिए।